जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द श्रृंखला क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस 2018 आरओ एआरओ का पेपर। तो हम ये पेपर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2016 का पेपर अभी होने वाला है 2020 में। तो आप लोग देख लीजिए कैसा 2018 में पेपर आया था, और यहाँ पे फुल पेपर की एनालिसिस मिलेगी, अच्छे से व्याख्या मिलेगी और मैथ के बढ़िया से क्वेश्चन कराए जाएंगे, रीजनिंग के अच्छे से क्वेश्चन कराए जाएंगे। हालांकि ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हाँ जो भी आते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनकर आते हैं, और करंट के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इससे करंट का क्वेश्चन देखने से आपको मतलब आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट जो पेपर हमारा 2020 में होने वाला है वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और यूपी जीके जीएस काफ़ी अच्छा है, इसमें दिया हुआ है। और जनगणना जो हमारा सेंसक है 2011 से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो हमारे पास है एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, और तो ये फीमेल मेल है, मेल मतलब कि पुरुष हार्मोन्स है। उसके बाद हमारे पास है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो सही होगा, एस्ट्रोन। एस्ट्रोन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन जो होते हैं ये स्त्री में पाए जाते हैं, मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। मतलब कि इसमें हमें बताना है ये जो हमारे पास दिए हुए हैं पॉलीमर, इन पॉलीमर्स में कौन सा ऐसा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि प्रकृति से अपने आप नष्ट नहीं होता है। तो ये है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एल्युमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइड होता है। कॉपर का दिया है सीने बार, जो सीने बार हमारा होता है मर्करी का होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन। और जिंक कैलामाइट जो ये है ये जिंक का है, और आयरन का हेमेटाइड है। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो समुद्री घास होते हैं उसमें आयोडीन ज़्यादा पाई जाती है, या क्लोरीन या ब्रोमीन, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है समुद्री घास में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, विटामिन डी से सूखा रोग होता है या सुखंडी होता है। विटामिन सी से मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है या खून निकलता है। विटामिन ए से हमारा गठिया नहीं होता है। विटामिन ए से हमारे पास क्या होता है, रतौंधी। ओके, और बी से बेरी। तो हमारा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी सेम वही बताना है। तो क्लोरोमाइसेटिन ये होता है टाइफाइड नाशी होता है। क्रिस्टल वाल्लेट ये प्रतिरोधी होता है। और क्विनीन या क्विनाइन बोलते हैं, तो ये मलेरिया रोधी होता है। मतलब ये क्विनीन जो होती है एक शाल का वो उसके क्या बोलते हैं, उसके छाल से वो क्विनाइन जो दवा बनाई जाती है। और एस्पिरिन जो होती है वो निश्चेतक, तो निश्चेतक नहीं होती है, ये दर्द निवारक होती है। तो हमारा ऑप्शन डी हो वो बिल्कुल सही होगा। अब देखिए एक बहुत ही विचित्र सा क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। ठीक है, तो देखिए टसर रेशम, मूंगा रेशम, गाश्मीर रेशम, और ये है अहिंसा रेशम। तो ये गाश्मीर रेशम होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 8वां नंबर देखते हैं, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होगी लगभग। तो एक वयस्क जो लगभग 70 साल का होता है, 70 केजी का होता है, 70 साल नहीं 70 केजी का होता है, तो उसमें लगभग 5 लीटर से
5 लीटर या 5 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर है तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 लीटर आएगा, तो लगभग 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो एसिड में विघटित करता है? तो ये होता है पेप्सिन। ओके, पेप्सिन क्या कहता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में विघटित करता है, मतलब कि पचाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है लाइफाई। जैसे वाईफाई होता है वैसे लाइफाई होता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए लाइफाई क्या है? लाइफाई का विस्तृत रूप लाइट फिडेलिटी होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में लाइफाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। तो ये लगभग करंट से क्वेश्चन है। ओके, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी, लाइफाई द्वारा 10 GB पर सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब स्पीड मतलब खतरनाक वाली है। तो इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, या कह सकते हैं इट इज़ ऑपरेटेड बाय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो जो हमारा वाईफाई है और अदर्स है वो ऑप्टिकल फाइबर इसमें चल रहा है और ये लेटेस्ट है, तो हमारा यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यही इसके संदर्भ में गलत है। ओके, बोला है ना कथन सही नहीं है, तो हमें यही कथन चुनना था, ये कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरक पर आधारित युक्ति है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो डायनमो पर आधारित होता है, ठीक है, डायनमो पर आधारित होता है। द डिवाइस विच वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायनमो। ओके, आगे चलते हैं। प्रकाश 12वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है? देखिए अब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमें सूर्य की ऊर्जा चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, तो ये हमें चाहिए ही। जल चाहिए, जल तो हमको चाहिए ही। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, मतलब ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं या हाँ, तो वो क्या होते हैं अपना भोजन बनाते हैं और उनका उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो हमें ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पूछा है आवश्यक नहीं है, तो हमारे पास ये ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जीवाणु भोजी जो होते हैं विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, बिल्कुल सही है। जीवाणु भोजी अनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो हमारे पास 13 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दोनों ही बिल्कुल सही है। अनुवांशिक मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं आता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन केल्विन। केल्विन जो है हमेशा पॉजिटिव में रहता है, केल्विन कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। इसका मापने का जो है सेल्सियस हो जाता है, फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर हो जाता है, लेकिन केल्विन जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी का अनुपात यह है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो m1 मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, इसको अपॉन करते हैं तो हाफ m2 और v2²। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/9। अब देखिए समान, पहले तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और समान, देखिए द्रव्यमान समान है तो यम, मास समान है तो यम अपॉन यम भी कट जाएगा। अब हमारे पास बचा v1 का स्क्वायर बचा और v2 का स्क्वायर बचा। ये हमारे पास है 4/9। अगर हम v और v बस कैलकुलेट करेंगे v/v2
तो ये हमारा आ जाएगा √4/9। √4/9 हमें क्या देगा, 2/3 दे देगा। तो जो हमारा अनुपात बचता है वो बचेगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो हमारे पास जो 16 नंबर क्वेश्चन है, तो सेंटीग्रेड जो है, देखिए ऊष्मा क्या है, कैलोरी ऊष्मा मापा जाता है, अर्ग में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है, लेकिन सेंटीग्रेड में ताप को मापते हैं। सेंटीग्रेड में हम क्या करते हैं, ताप को मापते हैं, न कि ऊष्मा को, न कि एनर्जी को। ओके, ऊष्मा क्या है, एक टाइप की एनर्जी, और ताप क्या है, एक टाइप का टेम्परेचर। ओके, थोड़ा डिफरेंस इसमें समझिएगा। कोई चीज़ गर्म है तो वो टेम्परेचर है उसका, और किसी चीज़ में कितनी एनर्जी है वो क्या होता है, उसका मतलब जैसे वो समझ लीजिए एनर्जी है, एक तरह से ऊष्मा एनर्जी होती है, लेकिन जो ये सेंटीग्रेड जो होता है वो हमारे पास ताप को मापता है। तो ताप और ऊष्मा में फर्क होता है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारे पास फसल और प्रजाति, इसमें क्या करना है, कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो हमारे पास जो सरसों, तो ये वरुण है, सरसों ये वरुण है। मटर का सपना, अलसी सूर्या। तो अलसी जो होता है वो हमारे पास होता है अलसी जो है, अलसी सूर्या। सूर्या किसकी प्रजाति होती है, सूर्या जो है आलू की प्रजाति होती है, आलू की प्रजाति, सूर्या आलू की प्रजाति होती है, न कि अलसी की। और मूंगफली क्या है, ये है कौशल, ये इसकी प्रजाति होती है, मतलब एक तरह से टाइप बोल सकते हैं, मतलब नाम रख दिया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। तो हमारे पास 18 का जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बूटा क्लोर है जो है शाकनाशी है। ओके, आगे चलते हैं। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। तो ये हमारे पास पंजाब जो है वो प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि वहाँ पे जो 5 नदी है ना पंजाब में जो हमारी जो 5 नदी है, सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और एक आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, तो पश्चिम बंगाल क्या है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक होता है, और उत्तर प्रदेश क्या है, दूसरे नंबर का है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत को 2017-18 में अधिकतम कच्चा तेल की आपूर्ति करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश था। ये एक करंट का था, उस टाइम इराक था, उस टाइम क्या था, इराक था। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है। अब देखिए, मतलब ये ज़्यादातर दे रहा कौन सा युग्म जो है वो सही सुम्मिलित नहीं है। तो हमारे पास अमर बेल एक तना परजीवी होता है, बिल्कुल सही। चंदन जो होता है एक जड़ परजीवी होता है। आर्कटिक जो होता है, आर्किड जो होता है वो अधिपादप एपीफाइट होता है। और घटपर्णी जलोद्भिद होता है। तो घटपर्णी ये होता है कीटभक्षी होता है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फसल दिया है, इसमें भी क्या करना है, ये सुम्मिलित करना है, सुम्मिलित करना है। तो देखिए, जूट का जो उत्पादक होता है वो सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल होता है, ठीक है, मतलब A का चौथा। चाय का असम हो जाएगा, गन्ना का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और रबर का हमारे पास केरल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है 22वां का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो गेहूं, आलू और गन्ना,
कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखिए धान भी लगा देते हैं, तो धान नहीं है, ठीक है, गन्ना है। क्या है? गन्ना है। धान पे वो दूसरे नंबर का उत्पादक है। पहला क्या है? पहला है पश्चिम बंगाल। और प्रति हेक्टेयर में कौन सा ज़्यादा है? तो प्रति हेक्टेयर में हमारे पास पंजाब। ओके, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए, ये जो 4 संस्थान है ना, ये मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये वाराणसी में है, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये क्या है? ये लखनऊ में है। ये क्या है? लखनऊ में है। ये लखनऊ में है, ठीक है, ये लखनऊ में है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। ये दलहन वाला ये कानपुर में है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, और यही जो है बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25वां का हमारा जो है सी वाला ये सही नहीं है। 25वां का सी वाला सही नहीं है। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला एक रोग है, सही बात है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला एक रोग है। और झूठकंड फाल्स स्टम जौ में पाया जाने वाला एक रोग है, ये गलत है। खैरा धान में पाया जाने वाला एक रोग है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जो खैरा होता है वो जिंक की कमी से होता है धान में। आगे चलते हैं। जो 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। यूपी पीसीएस जो पेपर लेता है तो ये कारण और कथन वाले भी बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये है, मिट्टी के प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका मतलब कि जो गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, तो वो मृत्तिका हो गई, बस उसमें मिट्टी ज़्यादा होता है, ठीक है। और मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। रंध्राकाश मतलब कि छिद्र, रंध्राकाश मतलब कि छिद्र बड़े आकार में पाए जाते हैं। तो गीली मिट्टी सबने देखा, जो जैसे कुम्हार है वो मिट्टी का घड़ा वगैरह बनाता है तो मिट्टी रखता है, तो ये क्या हो गई? मृत्तिका हो गई। तो उसमें क्या है, जल धारण तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें छिद्र नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। आगे चलते हैं। देखिए, दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र उपस्थित है, तो ये वाराणसी में उपस्थित है। दीनदयाल हस्तकला संकुल, याद रखिए ये संस्थान जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के जो भी जीके जीएस बनता है ना, ये सारे संस्थान आते हैं और मैक्सिमम यही रिपीट होता रहता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी 16-17 में कितने रही? तो ये 17 का पेपर इसीलिए 16-17 में, अभी 18 का पेपर आ रहा है, अरे सॉरी 20 में पेपर होगा, तो हो सकता है 19 का करंट पूछे या 18 का करंट पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। 28 का हमारे पास डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 52.8 लाख करोड़ रुपया तृतीयक क्षेत्र की जो भागीदारी थी। अब देखिए एक क्वेश्चन फिर मिट्टी से आ गया। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारणा क्षमता का घटता हुआ क्रम लिखिए। जल धारणा, तो देखिए जो जल धारण करती है तो सबसे ज़्यादा कौन धारण करती है? मृत्तिका, दूसरे नंबर पे गाद, तीसरे नंबर पे बालू। तो ऑप्शन हमारा जो 29 का ए है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए मृत्तिका के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया। गाद क्या होता है? जैसे खरपतवार मतलब ज़्यादा सड़े हुए जो पदार्थ होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, कूड़ा कचड़ा वगैरह, तो वो गाद हो जाता है। और बालू तो सभी लोग जानते ही हैं। आगे चलते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? तो इफ़को जो है, इफ़को ऑप्शन नंबर सी, 30 का ऑप्शन नंबर सी, इफ़को ये सम्मिलित नहीं है। बाकी जितने भी हैं, नेफेड हो गया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन या
MMTC, ये सारे जो हैं कि वो सम्मिलित हैं निर्यात में, कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित है, लेकिन इफ़को नहीं है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 में फिर से मिलान करना है। तो हमारे पास देखिए जो ऑप्शन है सूची 1 में बांध है और ये नदी है, बांध है और ये नदी है। देखिए 31 का ये दुलहस्ती जो है, दुलहस्ती ये चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे है। और ये बी का, और बी जो है गंगा सागर, ये चंबल पे है, ये चंबल नदी पे है। और उकाई जो हमारे पास है ये तापी नदी पे है। और तवा का हो जाएगा तवा, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। तवा का पहले तवा ही दे ही दिया था, तो कभी कभी काफ़ी आसान क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आ जाता है, और वही क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 32 नंबर में क्या है, ए पंपास। पंपास जो है अर्जेंटीना में है, पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है। और पुस्टैज जो है, पुस्टैज हंगरी में है, ये घास के मैदान है और देश है। तो और वेल्ड क्या है, वेल्ड हमारे दक्षिण अफ्रीका में है। और डाउन्स जो है वो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में है। ओके आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच सके। देखिए ट्राई निम्नलिखित में 33 नंबर, ट्राई निम्नलिखित में से, ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है ट्राई। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक कंपनी है या संस्था है, तो ये दूरसंचार, नाम से ट्राई से मतलब टेलीकॉम। ओके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सही आया था, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज नहीं होता है। तो देखिए तेगड़िया और मंदड़िया, स्टैग, ये सारे जो होते हैं सट्टेबाज होते हैं, लेकिन दलाल क्या है, वो सट्टा लगवाता है, वो सट्टेबाजी नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा। तो ये जो है अभियांत्रिकी वस्तुएं, जो इंजीनियरिंग सामान, इनका उत्पादन मतलब आयात जो था, निर्यात जो था वो काफ़ी सबसे मतलब ज़्यादा था इन सभी में। कृषि एवं संबंधित उत्पाद, वस्त्र एवं रसायन, ठीक है, इन सभी में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग सामान जो था वो सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया। आगे चलते हैं, 35 नंबर हो गया। 35 के बाद 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो ये जो धारवाड़ है, धारवाड़ मतलब धारवाड़ से मैं पहला जो बीओ का क्वेश्चन बताया था तो उसमें आया था कि आयरन का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो शैल समूह है वो कौन सा है, तो वो भी धारवाड़ है। और यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, भारत में धात्विक मतलब एक धातु, ठीक है। तो धातु को मतलब धातु में क्या होता है, धार होता है, इसलिए हम धारवाड़ याद कर लेते हैं, ठीक है। बिंद वाले में ये बालुआ पत्थर वगैरह मिलते हैं, गोंडवाना में खनिज कोयला वगैरह ये सब, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत अनाच्छादित है। तो ये 2017-18 में पेपर हुआ था, तो ये सारे 17 के हमारे पास करंट है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 21.54। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य दिया है, राष्ट्रीय उद्यान दिया है और राज्य दिया है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ए का तीसरा इंतानकी जो है वो हमारे पास है नागालैंड में। बेतवा जो होगा हमारे पास झारखंड में होगा, बेतवा नदी। और सिरोही जो है, सिरोही ये मणिपुर में हो जाएगा। और गुइंदी जो है ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, मिलान कर दिया हमने। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बार बार पूछता है।
तो अभिकेंद्र मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, वहीं से हम क्या करते हैं, वहीं से हम अभिकेंद्र हमारा होता है और वहीं से हम मापते हैं। ठीक है, सतह वगैरह या भूकंप मूल इस सब पे नहीं। ठीक है, और भूकंप को नापने के लिए सिग्मोग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित 4 द्वीपों का, भारत नहीं, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से लेकर नीचे उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बड़ा पेड़ है, मैं देखा था ये अभी बीओ में भी आया था। ठीक है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें भी पूछा है। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, 40वां का हमारे पास। देखिए उत्तर से पूछा है तो सबसे ऊपर होक्काइडो है, होक्काइडो। अब देखिए होक्काइडो, होन्शु, शिकोशु और क्यूशु। तो इसको याद करने का तरीका है, होन्शु देखिए पहले एच वाले हम याद कर लेते हैं। ओके, क्योंकि पहले अल्फ़ाबेटिकली जो होता है एच आता है। तो एच में देखिए होक्काइडो बड़ा नाम है तो वो पहले बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पहले बड़ा आता है फिर छोटा आ गया, होन्शु आ गया। अब शिकोकू और क्यूशु, अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए इसमें श और क दोनों में है, तो जो बड़ा है उसको पहले ले लेंगे। ठीक है, शिकोशु और क्यूशु। ठीक है, आगे इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इन सबों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है। तो ये आप लोगों की होमवर्क है, आप लोग इसको क्या करिएगा और प्लस वीडियो में नीचे कमेंट कर बताइएगा कौन सा सबसे बड़ा है। देखिए क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछते रहते हैं, इस वजह से, और थोड़ा मुझे जानना भी चाहिए ना कि आप लोग वीडियो मन से देख रहे हैं कि नहीं, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। चिक्वी का माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सिंपल, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जो चिली है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। 42 माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सिंपल यही था, जनसंख्या नियंत्रण। देख रहे हैं कितना इजी है। माल्थस के अनुसार मतलब एक माल्थस है, उनके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन है। तो जनसंख्या नियंत्रण, जन्म नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण है जन्म नियंत्रण। ये देखिए सेंसर का क्वेश्चन क्या है, पेड है। पेड इसलिए है क्योंकि देखिए ये सभी एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, किसी न किसी एग्जाम में जनसंख्या से क्वेश्चन पूछते हैं। और यूपीपीसीएस लेता है तो वो तो जनसंख्या कम कुछ नहीं तो 10, 12, 15 क्वेश्चन दे देता है धड़ाधड़। तो 43 नंबर, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। तो ये राजस्थान है। राजस्थान में महिला जो साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। आगे चलते हैं। 44 नंबर, वर्ष 2011 की वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई। तो नागालैंड में कमी आई थी और ये माइनस में चला गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक है। तो जो इसमें है 45 में जो मणिपुर है इसमें मतलब ये इनसे कंपेयर करना है। ठीक है, मणिपुर, आसाम, पंजाब, मध्य प्रदेश में मणिपुर में साक्षरता जो है वो सर्वाधिक थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो ये है 31.16%। मतलब कि ये हमारी पूरी जनगणना में नगरीय जनगणना है। कुल जितनी जनसंख्या है 130 या 36 करोड़, ठीक है, उसमें ये 31.16% नगर में निवास करती है। ठीक है, नगरों में निवास करती है, बड़े बड़े शहरों में। आगे चलते हैं। देखिए ये क्या पहाड़ियाँ हैं और राज्य हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको मिलान करना है। इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए ये जो है गारो है, गारो खासी जयंतिया, मेघाल सभी जानते हैं, मेघालय गारो खासी जयंतिया। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, एपी अरुणाचल प्रदेश।
कोल्लई मलाई, कोल्लई मलाई सब जानता है। ये सब ये जो नाम इस टाइप के नाम होते हैं वो दक्षिण भारत के होते हैं। तो दक्षिण भारत में यहाँ बस एक ही राज्य दिया गया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का होगा। डालमा, डालमा जो है ये होगा झारखंड में। भारत में तटीय राज्यों की संख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज कर देता है, 9 होंगे। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? तो ये बिहार है। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है कि सबसे अधिक था। बीईओ में आया था कि मतलब क्रम दे दिया गया था, क्रम दे दिया गया तो बिहार हो गया था। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद केरल, केरल के बाद उत्तर प्रदेश। तो ये 4 जो राज्य हैं क्रम से, इनमें घटते हुए क्रम में जनसंख्या घनत्व दिखाया गया है। ओके, आगे चलते हैं। 49 नंबर हमारे पास हो गया। अब हम 50वां नंबर करते हैं। देखिए 50वां नंबर हमारे पास है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मतलब कि जैसे ये हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा नगरीकरण किसमें हुआ, फिर उसके बाद कौन ज़्यादा नगरीकृत है, फिर उसके बाद कौन ज़्यादा, फिर उसके बाद कौन ज़्यादा। तो हमारा जो 50 है, 50 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है वह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात। मतलब गुजरात में सबसे कम नगरीकरण है, मतलब शहरी आबादी बहुत कम रहती है। आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पे उत्पाद को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो सही बात है। देखिए स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी स्वयं भोजन बनाता है। ठीक है, तो वो स्वयं भोजन, जैसे पौधे हैं वो स्वयं भोजन बना दिए तो उनका क्या होला? प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन हो गया या प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। अब देखिए क्या, द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो सही बात है, जो उसको ग्रहण करता है, जैसे हम लोग जो पौधे क्या है अपने से भोजन बनाते हैं और हम लोग क्या करते हैं उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हमारा क्या द्वितीय उत्पादकता हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। दोनों हमारे पास दोनों कथन बिल्कुल सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर से स्थानांतरण के पश्चात घटती है। देखिए हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो हमारा जो क्रम होता है, जैसे अगर पौधा हो गया, पौधे को खरगोश खा गया, खरगोश को लोमड़ी खा गई, लोमड़ी को शेर खा गया, है ना, ऐसे जो बनता है तो उसमें क्या होता है, जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा क्या है घटती जाती है। तो उस यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो जो हमारे सदाबहार वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में जो हमारे पास पादप विविधता, मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है, मैक्सिमम प्लांट जो डाइवर्सिटी है वो इसमें सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। मतलब कितनी सबसे ज़्यादा, मतलब अधिकतर जाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, मतलब एक निश्चित क्षेत्र में कितने ज़्यादा, मतलब कि जाति या जानवर या मतलब कीटाणु विषाणु जो भी हैं सब रहते हैं। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशतता थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 2011 की जनगणना, इसमें ऑप्शन सी सही होगा हमारे। ये जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता, ठीक है, मतलब कितने महानगर हैं। एक तो था कि कितने उसमें से पूरी जनसंख्या से कितने नगरीय जनसंख्या है, तो 31.16 थे। अब कितने महानगरों की जनसंख्या है, ठीक है, तो वो 42.61। आगे चलते हैं।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? तो जो नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता थी न्यूनतम, वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में थी। हिमाचल प्रदेश जो कि एक कह सकते हैं पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में जो जनसंख्या है वो निवास काफ़ी कम करती है, तो गांव-गांव ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा, नगरीकरण बहुत कम मिले। मेन सिटी ही ज़्यादा बस डेवलप्ड होती हैं, बाकी गांव में मतलब घर भी काफ़ी दूर दूर पहाड़ी पे रहते हैं, इस वजह से। तो देख रहे हैं दोस्तों, जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में द्वितीय स्थान रखता है? तो हमारे पास 56 का ये है मिजोरम। मिजोरम जो है साक्षरता की दृष्टि में दूसरा स्थान और नगरीकरण में भारत में भी दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला महाराष्ट्र नगरीकरण में और शिक्षा में केरल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये संस्थान जो है अवस्थित है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा जो है ये गौतम बुद्ध नगर में है। उस समय ये उत्तर प्रदेश का बजट आया था, तो बजट के बारे में है 18-19 के बजट का आकार कितना है? जो 18-19 के बजट का जो आकार है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कितना है? 4,28,384.52 करोड़ रुपए। ठीक है, 4,28,384.52 करोड़ रुपए। तो ये 18-19 का बजट था। आगे चलते हैं। पेपर 2018 का है, तो आपको करंट तो वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं करंट किस टाइप का पूछा जा रहा है। अभी आगे भी काफ़ी है। कथन कारण से फिर एक क्वेश्चन आ गया। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। एक तरह से सही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो अन्य भाषाओं भी काफ़ी अच्छे से बोलते हैं। तो ए सही है और आर गलत है, मतलब ए आर की व्याख्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये है लखनऊ। लखनऊ क्या है? दशहरी उत्पाद। और प्रतापगढ़ क्या है? प्रतापगढ़ आंवले के लिए। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है हमारे पास जियोम होगा। 62 का जैवमंडल, जियोम नहीं, जैवमंडल होगा। ठीक है, बायोस्फीयर। आगे चलते हैं। फिर ये जनगणना का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये 13.45% की वृद्धि हुई थी साक्षरता में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? निर्यात विकास केंद्र नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदावधि ये होती है 8 वर्ष की होती है। थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, अगर नहीं याद है तो लोग 6 मार कराते हैं। तो देखिए किसी ने 6 भी मारा है। ये देखिए निम्नलिखित कथनों, फिर वही कथन हो गया। कन्नौज इत्र का शहर है। सही बात है, कन्नौज इत्र का शहर है। क्वेश्चन भी आता है, सिंपल पूछ लिया जाता है, इत्र कहाँ का फेमस है? तो कन्नौज। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उत्पादन होता है। तो सभी निवासियों के यहाँ तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सी सही होगा। सी मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे चलते हैं। 67 उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए।
तो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, तो ये नहीं था उस समय, ये नहीं था। औद्योगिक अनुमोदन ये सही था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये जो गिरिजा देवी जी हैं, गिरिजा देवी का जो जन्म हुआ था ये वाराणसी में हुआ था। ये कभी बहुत बार पूछता है, ठुमरी ठप्पा ये सब वगैरह वगैरह। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये बलिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर बलिया है। सबसे पश्चिमी शहर जो है वो शामली है। शामली सब, ये क्या है, ये पश्चिमी है, मतलब वेस्ट। पूर्वी क्या है, पूर्वी हमारे पास बलिया हो गया। और उत्तरी क्या है, उत्तरी हमारे पास सहारनपुर हो गया, सहारनपुर हो जाएगा। और दक्षिणी जो है, दक्षिणी सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देख 70 में देखिए क्या है, वाराणसी क्या है, संस्कृति एवं धर्म, सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र, तो ये गलत है, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद पीतल उद्योग, मुरादाबाद के बर्तन काफ़ी फेमस होते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के अनुसार चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, तो वो हमारे पास है दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, पांडिचेरी पुडुचेरी, यही दोनों हैं। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें क्या विधानसभा भी है, इसमें विधानसभा भी है। निम्नलिखित, अब देखिए ये संस्थान है, ये स्थापना का वर्ष है। तो ये सीबीआई है, सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो, मतलब सीबीआई, तो ये बिल्कुल सही है, 1963 का। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये 1964 में हुआ। इसका क्या था कि ये जो आयोग था, ये ABC और D, ये दोनों भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये कब बना था? तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून बना था 1988 में, ठीक है, 1988 में बना था ये C वाला। प्रवर्तक निदेशालय, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, ED जिसे कहते हैं, वो हमारा बना था 1950 में, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या थे, गलत थे, तो इसलिए आयोग ने इसका नंबर कट कर दिया था। तो अब सही हो गए, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे, ये थे ऑप्शन 73 का जो था, 73 का ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई थे, 1967। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद हमारे पास है 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया। समानता का अधिकार, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पूरा पेपर भी हल करना है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। ये जो 243 है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, इसमें पंचायती राज्य है। और यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये वाला गलत है, बस हमारे पास ऑप्शन नंबर 75 का ए सही होगा, बस ये वाला सही है।
आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या होगी, तो न्यूनतम अधिकतम संख्या होगी 60 से 500। कुछ अपवाद भी हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। भारत के बाह्य क्रेडिट में 2017 तक निम्नांकित में से कौन सा अव्यय मुख्य रहा? तो इसमें कौन सा अव्यय मुख्य रहा, मतलब कौन सा खर्च मुख्य रहा? तो इसमें 77 का डी ऑप्शन वाणिज्यिक ऋण, तो ये सबसे मुख्य रहा। तो ये उस टाइम के करंट का बात है। भारत के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ये दिया गया है, ये ऐसे, ठीक है। वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया है। वर्ष 2018-19 के प्रति राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.1% अनुमानित किया गया है। तो हमारे पास ऑप्शन 78 का सी है। 78 का सी, बस एक पहला और दूसरा सही है, ये गलत है। तो इस टाइम जो बजट है तो उसमें क्या है, ये जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 3.3% है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बीईओ में आया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए ये कथन हमारे पास है, तो इसमें देखिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 17-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। वर्ष 2017-18, अब कारण है वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू हो जाने के कारण सापेक्षिक कमी आई है। तो कम थी या कमी आई है, तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो है सही होगा, ए सही होगा। मतलब कि ये जो कथन है इसका जो बी है कारण, ये सही व्याख्या कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। 80, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो 80 का ये डी गाजियाबाद का ये सही है। ठीक है, गाजियाबाद का, इसमें वाराणसी, बरेली और इलाहाबाद में गाजियाबाद का साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है, तो ये है इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। और संस्कृति और धर्म क्या है? ये वाराणसी में, अभी हमने देखा था पीछे। 83 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये गलत बात है, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, तो 84 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 85 का, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। इसमें शहरी स्थानीय सरकारों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो ये ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है, मतलब सी बिल्कुल सही है। इसमें क्या था,
जो पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई थी। उन्हें मान लिया गया था स्थानीय शासन स्वशासन कैसे चलाएंगे। अब देखिए ये उसी टाइम का है, 2017 का दिसंबर 2000 भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी जो थी वो सर्वाधिक थी। ये 87 वेन रेखा चित्र की, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन रेखा चित्र की सहायता से तर्क वाक्य कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतीकीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आयोग का आंसर ये सी बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, ये मैथ का क्वेश्चन है। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में कितना चढ़ा, 1 मीटर चढ़ता है, तथा अगले मिनट 1/4 मीटर फिसल जाता है, तो वह खंभे की चोटी पर पहुंचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इनको देखिए करने का ट्रिक ये है। मान लीजिए एक खंभा हो गया, खंभा कितना हो, 16 मीटर का हो गया, 16 मीटर का खंभा है, तो हम क्या करते हैं 15 मीटर ही का सवाल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब 1 मीटर जब ये उछलेगा तो जाकर पकड़ लेगा, वो फिसलेगा नहीं। तो इसको सॉल्व करने पर क्या हुआ था कि उपरोक्त में कोई नहीं आंसर आया था। आप लोग एक बार सॉल्व कर देख लीजिएगा, ट्रिक मैंने बता दिया। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में थारू जनजाति निवास करती है। ये थारू जनजाति वाला भी क्वेश्चन काफ़ी पेड है, बहुत बार आता है। ठीक है, अभी बीओ में आया था। तो ये उत्तर प्रदेश और नेपाल का बॉर्डर जो है, उत्तराखंड नेपाल का जो बॉर्डर है वहीं पे ये जनजाति जो है ये निवास करती है। 2017-18 के संघ बजट में निम्नलिखित में से कौन घटित नहीं हुआ था। कौन सा घटित नहीं हुआ था? तो ये है केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि। ठीक है, तो ये जो भी केंद्र द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया था। तो यही वाला सही होगा। आगे चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने चित्र को देखते हुए कहा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति हो गया। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, तो वो क्या किसी चित्र को देखा, किसी चित्र को देखते हुए उसने कहा, इसकी माँ, मतलब कोई बंदा है, इसकी माँ ये होगी, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता मतलब कि ये वो व्यक्ति हो गया, मतलब मैं हो गया। ठीक है, तो इनके ये पिता हो गए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब एक व्यक्ति हो गया। अब उसने क्या किया, तस्वीर को देखा। ठीक है, उसका नाम संजय। संजय ने कहा उसकी माँ के पिता के पुत्र की पत्नी है। देखते हुए क्या कहा, उसकी माँ के पिता के पुत्र की पत्नी है। तो इसमें देखिए क्या होगा, संजय ने देखा, इसको देखा, इसकी माँ क्या है, ऊपर होगी, इसकी माँ हो गई। ठीक है, ये जो पर्सन है इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की, मतलब इनके पिता कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, मतलब कि ये संजय हो जाएंगे, ये संजय का फादर ये हो जाएगा, संजय का फादर ये हो गया, ये संजय का फादर हो गया, की पत्नी है। मेरा कोई भाई बहन नहीं, मतलब संजय का कोई भाई बहन नहीं है। तो संजय किसके चित्र को देख रहा है, तो संजय क्या होगा, अपने पुत्र के चित्र को देख रहा है। ठीक है, इसकी माँ हो गई, ये इसकी वाइफ हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा बना कर दिखाना जरूरी होता है। बाकी देखिए ये वाला क्वेश्चन,
निम्न इसमें जो लुप्त संख्या को हमें बताना है, लुप्त संख्या को, तो इसका आंसर जो आया था, इसका आंसर है 4। ठीक है, इसका 4 नंबर आंसर आया था। आगे चलते हैं। मतलब ऐसे ही था, देखिए अगर हम इसमें 7 में से 8 को घटाते हैं, 8 में से 7 को घटाते 1 बचेगा, फिर 9 में से इसको घटाते हैं तो 1 बचेगा। इसमें भी देखिए 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का मतलब इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है। तो कोई ऐसा डिफरेंस चाहिए जो कि इसमें भी समान हो। तो इसमें देख रहे हैं 8 का डिफरेंस है, तो अगर हम यहाँ 4 रख लें तो ये भी कितना होगा, 8 का डिफरेंस ही देगा। तो ये लॉजिक है, बाकी आपके पास कोई लॉजिक है तो वो आप अपना सकते हैं। ये भी रीजनिंग का है। राम 1 किलोमीटर पूरब की ओर चला, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा पूरब, ऐसे कर लेते हैं। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर किधर चला, पूरब की ओर चला। उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो दक्षिण नीचे है तो यहाँ 5 किलोमीटर चल दिया। वहाँ से फिर वो 2 किलोमीटर पूरब चला, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर पूरब चल दिया। अंत में 9 किलोमीटर उत्तर चला, मतलब 9 किलोमीटर उत्तर चला गया, 9 किलोमीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कहाँ कितनी दूर है। अब देखिए इसको अगर ऐसे मिला देते हैं हम तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा, इसको इससे मिला देते हैं। ये 9 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, पूरा टोटल ये 3 हो जाएगा, ये पूरा टोटल 4 हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज हो गया तो ये 5 होगा। ठीक है, पाइथागोरस से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब ये देखिए, ये श्रृंखला कोई दिया गया है, श्रृंखला क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। आगे चलते हैं और बेल आइकन दबाना न भूलें। अब ये देखिए इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, 2 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 - 2 6 हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 - 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 - 4 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे -5 करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे -6 करेंगे, फिर लास्ट में 7 का क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, तो उसमें -7 करेंगे तो हमारे पास 3 3 6 336 हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। यदि कुछ संत शहीद थे, सत्य है, अगर ये बात सत्य है, 95 क्वेश्चन, तो तर्क वाक्य कुछ शहीद असंत नहीं थे के सत्य अथवा असत्य होने के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये 95 का जो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी कूट भाषा में सिस्टर और कार को इस संख्या में लिखा गया है, तो इस संख्या का जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल कोड होगा वो क्या होगा। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, 6 का ए है, 6 मतलब ए और 5 मतलब आर। ठीक है, तो डबल आर हो जाएगा, डबल आर हो जाएगा। और 4 क्या है, ई है, 4 ई है। 2 हमारे पास एस है और 3 क्या है, टी है। तो अरेस्ट जो होगा ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। इसमें हमें क्या करना है, वर्ग, कितने वर्ग हैं वो काउंट करना है। तो कितने वर्ग है, देखिए 1 वर्ग, 2 वर्ग। ठीक है, 2 ये हो गए, और देखिए छोटा छोटा वर्ग है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बड़ा वाला 13। तो ऑप्शन नंबर थी सी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है,
तो इसे 4 बार बजने में कितना सेकंड लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हम जब तैयारी के वक्त टकरा जाते हैं। देखिए ये हो गया फर्स्ट टाइम, ये हो गया सेकंड टाइम। जब फर्स्ट टाइम बजेगा तो 0 सेकंड में बजेगा, ठीक है, तो उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, मतलब 8 बार हो गया। देखिए एक पहली बार घंटी बजी, दूसरी बार बजी, तीसरी बार बजी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और 8वीं बार बजी। तो इसका यही ट्रिक होता है कि देखिए 7 बार बज गया तो 14/7 करते हैं, ठीक है। हम लिए 7 बार लिए, लेकिन बजा कितना, 8 बार, क्योंकि पहला तो 0 सेकंड में ही बज गया था। तो ये हो जाएगा 2, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए 4 बार बजेगा, अब देखिए 4 बार बजेगा तो एक बार तो ऐसे ही बज जाएगा 0 सेकंड में, फिर 1 2, ठीक है, तो 1 2, फिर ये हो जाएगा 3। ये देखिए पहली बार बज गया, दूसरी बार बजा, तीसरी बार बजा, चौथी बार बजा, तो हम ये तो 0 में हो गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो इंटू 3 कर देंगे, हमारे पास 6 सेकेंड आंसर आ जाएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ए जो है बी से लंबा है। ए क्या है, मान लीजिए बी से लंबा है, परंतु सी जितना नहीं है, परंतु सी जितना नहीं है, मतलब सी ए से भी लंबा है। डी ई से लंबा है, जो डी है ई से लंबा, परंतु बी इतना लंबा नहीं है, मतलब कि बी से सारे छोटे हैं, डी और ई बी से छोटे हैं। एफ ई, जो ई है वो एफ से लंबा है, ई जो है वो एफ से लंबा है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है। तो सबसे लंबा कौन सा हुआ, सी हुआ। सबसे लंबा कौन सा हुआ, सी हुआ। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये दिए, इसका क्या करेंगे ना, हम पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 16 होगा। अगर प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक बार में ही याद करा दूंगा। अब देखिए ये क्या है, 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 के बाद 4 ज़्यादा है, मतलब ये 2 ज़्यादा है, फिर 3 ज़्यादा है, फिर 4 ज़्यादा है, +4, ठीक है, और फिर इसके बाद +5 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, +6 होगा, +6 होगा। तो 16 + 6 कितना होगा, 22 होगा। 22 किसकी वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, वी की होती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 देखते हैं, हमने सेंचुरी लगा ली, अब 101 देखते हैं। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान जो को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी थी, तो हमारी डी था अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी ने ये किया था। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है। उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताइए जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा। तो ये थी अरुणा बुद्धा रेड्डी। दिया गया ये दिया गया है कि ए क्या है, ए बी का क्या है, ऐसे करते हैं, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है। सी जो है वो ए का पिता है, मतलब बी का भी पिता होगा, ए का पिता है, प्लस मतलब मेल हो गया और माइनस करेंगे तो फीमेल हो जाएगा, का पिता है। डी जो है ई का भाई है, डी क्या है, अब इसको रहने देते, ई का भाई है। ई बी की पुत्री है, जो ई है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। और डी क्या है, डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है। अब देखिए क्या बोला है, डी का चाचा कौन है, तो डी का चाचा हमारे पास कौन होगा, ये होगा, ए होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि ये इसका भाई है तो उसी का चाचा होगा। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही करना है। हम क्या करते हैं, पहले इसका लिख देते हैं 147, ये हो गया। जी का फिर 7, देखिए मतलब जी होगा फिर एम, ठीक है,
फिर जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, फिर 13 हो गया, और पी का 16 हो गया, इसका 19 हो गया। तो 19 होगा, ये तो कंफर्म है। अब देखिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, 3 और 3 का डिफरेंस है, 1 + 3 4 हो गया, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो 9 3 कितना होता है, सॉरी 19 3 22 हो गया, 22 3 25 हो जाएगा। मतलब कि SVY हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 105 नंबर। 105 नंबर में देखिए क्या करना है, 5 5 मतलब 5 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, +3 का स्क्वायर किया, और हमारे पास कितना आ गया, दोनों को जोड़ने पे 34 आ गया। अब 34 में क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, 4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 ऑप्शन आ जाएगा। तो सेम इसमें इसमें भी यही करना है, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर 3 का स्क्वायर माइनस कर देना। अब देखिए 9 का कितना होता है, 81 होता है, और 16 का कितना होता है, और सॉरी 6 का कितना होता है, 36 होता है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 11। अब 3 का कितना होता है, 9 होता है, तो 9 माइनस करेंगे तो 108 हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो ये जो था 106वां का जो था, ये जो हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा है गुरुग्राम में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी ये आ सकता है, उस टाइम का करंट था बहुत, अभी भी आ सकता है। सुल्तान अजलान शाह ये जो कप है 2018 का, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेज़बानी करेगा। तो ये मेज़बानी करेगा 18 का चीन करेगा, बी चीन करेगा, ठीक है। जो अभी शायद देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो कोविड-19 चल रहा है ना, देखते हैं क्या होता है। 21वां फीफा विश्व कप 2018 निम्नलिखित में से किस देश में मतलब संपादित हुआ था। तो रूस में हुआ था, फ्रांस जीता था, और क्रोएशिया जो था वो रनर अप रहा था, और नाम क्रोएशिया का काफ़ी ज़्यादा हुआ था क्योंकि वो पहली बार मतलब वर्ल्ड कप खेल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप खेल रहा था। मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए 110 का हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1 और 2। भारत पिछले वर्ष 2017 के अपने स्थान से 11 स्थान नीचे गया है, मतलब और दुखी हो गया है, ठीक है। 2000 अब देखिए जो खुशहाली इंडेक्स है वो 2020 का आप लोग देख कर जाइएगा, मतलब सारे इंडेक्स देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अभी BO में आया था, प्रतिस्पर्धा आया था, प्रतिस्पर्धा में जो हमारा वो क्या है भारत है वो 72 रैंक पे है। कितना है, 72 रैंक पे, 72वां रैंक। और आगे देखते हैं पर्यावरण 2000 जो ये विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ये सारे थीम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है, मतलब अमीरों की सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा। तो ये 18 की जो सूची है उसके बारे में दिया गया है। तो 18 की सूची में ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, पहला और तीसरा। देखिए विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों की जनसंख्या वाला देश है। सोचिए मतलब तीसरे नंबर पे हमारे देश में सबसे ज़्यादा मतलब वो अरबपति रहते हैं। फिर भी देख लीजिए क्या हाल है भैया लोग। चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति रहते हैं, चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति, यही सही है। भारत में 118 अरबपति रहते हैं, तो ये संख्या गलत है। तो देख सकते हैं विश्व में तीसरे नंबर का हमारा देश है जिसमें सर्वाधिक अरबपति लोग रहते हैं। फिर भी देख लीजिए करप्शन सब, मतलब कितना है भाई, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या क्या सब, मतलब कंपटीशन लेवल दिन पर दिन हाई होता चला जा रहा है। चलिए ये सब बातें होती रहेंगी, आगे देखते हैं। 113
मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्रध्वज का अनावरण किया? तो ये था कर्नाटक। कर्नाटक ने 113 का डी कर्नाटक ने किया था। आगे चलते हैं। ये बजट से है। देखिए बजट में कितने कितने रुपए आवंटित किए गए किसको, ये सूची मिलाना है। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी कठिन टाइप के माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा में हमारे पास, रक्षा में 2.82 करोड़, ये 18-19 की बात है, तो आप लोग देख लीजिएगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो ये भी उसी टाइम के करंट का क्वेश्चन है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, पहला। दूसरा, 20 मार्च 2018 को वह पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी हैं, तो उस टाइम थे। और दूसरा है, वह 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई दम है। मार्च 2018 तक उन्होंने 7 बार पुरुष एकल विंबलडन जीता था, तो ये वाला गलत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये हमारे पास सिंगापुर था। ठीक है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव बना था। तो आप लोग देख लीजिएगा, दीव बना था। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये था धर्मपाल। 18 का डी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित शासकों के नाम सही क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 19 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तीसरा यशोवर्मा, दूसरा यशोवर्मा के बाद धंग के बाद विद्याधर, और विद्याधर के बाद कीर्ति वर्मा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन है जो वो बिल्कुल सही है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो ये किसकी उपाधि थी? आदि वराह हमारे पास ये मिहिर भोज की उपाधि थी। ओके। बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया गया? तो ये था गोपालगंज। आगे चलते हैं। आगे 122। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नासिक का जो ये अभिलेख है ये गौतम पुत्र के नाम पे है। हाथी गुफा खारवेल सही है। भीतरी जो है ये जो भीतरी है वो स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में बता दें। गिरनार जो है वो रुद्रदामन प्रथम, ये 5वां गुप्त शासक स्कंदगुप्त। ये आचार्य हैं और इनके सिद्धांत है। तो ये 123 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए को हम 3 से मिलाएंगे। लकुलीश पाशुपत, नागा अर्जुन दूसरे पे हैं शून्यवाद पे, और सी का चौथा भद्रबाहु जैन धर्म के थे, और डी का पहला गोसाल आजीवक। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखिए क्या था, इसमें 124 ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब देखिए चौथा,
तराइन का युद्ध पहले हुआ, फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, फिर उसके बाद दूसरा क्या था, अफगानपुर षड्यंत्र हुआ, और उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण। तो ये ऐसे था, उल्टा था, पूरा अपोजिट। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा गया था? तो ऐसे वैसे क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये। और ये डी ऑप्शन नासिरुद्दीन जो थे, नासिरुद्दीन, तो इन्हें चिरागे दिल्ली कहा गया था, ये चिश्ती संत थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का, मतलब कि वो सिक्का चलाया था? तो ये आयोग ने ये क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं दिया, आप लोग देखिएगा, ये विवादित क्वेश्चन था जब बच्चे देकर आए थे तभी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये हमारा 27वां का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये हमारे पास सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। हाँ, रणथंबोर क्या होगा? हमीरदेव, रणथंबोर हमीरदेव। और चित्तौड़ जो है ये डी चौथा होगा, बी का चौथा, राणा रतन सिंह। और देवगिरी राजा राय रामचंद्र। और डी का गुजरात कर्णदेव। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये यात्री हैं और ये देश है, तो इसमें बोला है कि कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को सही है, मार्को पोलो इटली सही है, और ये अब्दुल रज़ाक तुर्की ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है। नूनीज जो है पुर्तगाल, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ऑप्शन सी गलत है। 130 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये जो घटनाएं हैं इनको एक तरह से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो 130 का डी ऑप्शन सही होगा। पहले चौथा नेहरू रिपोर्ट आई, फिर पहला गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर तीसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, क्योंकि जब पहले में तो गांधी जी नहीं गए थे, पहले में कोई कांग्रेसी नहीं गया था गोलमेज सम्मेलन में। तो फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, उस टाइम जो लॉर्ड थे वो इरविन थे, तो उस टाइम हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ, और तब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए। फिर उसके बाद सांप्रदायिक पंचाट आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऐसी घटनाओं को याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कालक्रमानुसार पूछ दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु तो CR दास थे। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। तो ये विद्रोह हो गया, ये वर्ष हो गया। 32 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ए का दूसरा अमोह जो है 1828 में हुआ, और बी का चौथा कोल जो था 1831 से 32, और सी का पहला संथाल विद्रोह 1855 से 56। एक और बचा मोपला, ये विद्रोह हुआ था 1921 में। ठीक है, 1921 में एक और विद्रोह हुआ था, विद्रोह नहीं कर सकते, आंदोलन हुआ था। तो वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही निम्नलिखित संस्थान बनाया? तो अमीर कोही जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ऑपरेशन रूबिकॉन 134 ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो ये था जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। 34 का ए, जो गांधी जी ने आमरण अनशन किया था जेल में, उसका जो ऑपरेशन का वो कूट था, मतलब एक कोड जिसे कहते हैं, वो था हमारे पास, वो अंग्रेज़ों के पास जो उन्होंने यूज जो किए थे। ठीक है, वो था
ऑपरेशन रूबिकॉन। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा? तो अनुग्रह नारायण जो थे वो जो चंपारण कृषि जांच समिति बनी थी उसके मेंबर नहीं थे। आगे चलते हैं, बस लास्ट आ ही गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, स्थानीय स्वशासन जो था यही सुमेलित नहीं है। सहायक संधि वेलेजली की थी। राज्य अपहरण नीति या मतलब हड़प नीति ये डलहौजी की थी। स्थायी बंदोबस्त कार्निवालिस का मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में उनका मतलब मकबरा बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आगे चलते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। ये समाचार पत्र हैं और इसके संपादक हैं। देखिए, केसरी तो ये तिलक जी का है। यंग इंडिया किसका हो जाएगा? ये किसका? महात्मा गांधी का हो जाएगा। ये दो तो कंफर्म हो जाते हैं, ये तो लगभग सबको आते हैं। तो देखिए, सी का हमारा 2 ऑप्शन हो जाएगा, सी का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा और डी का दूसरा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ये दोनों कंफर्म हो गए, अब हमें कंफर्म इसमें करना है। तो चौथा का हमारा हो जाएगा समाचार दर्पण, जेसी मार्समैन हो जाएगा, और ये हो जाएगा मिराज उल अखबार जो हो जाएगा वो राजा राम मोहन राय का हो जाएगा। केसरी हो जाएगा तिलक जी का और यंग इंडिया गांधी जी का। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब देखिए, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज में नहीं जुड़ा था? तो मेजर जनरल शाहनवाज खान ये जुड़े थे। कर्नल प्रेम कुमार सहगल ये भी जुड़े थे। कर्नल शौकत अली मलिक ये भी जुड़े थे। मेजर करतार सिंह ये नहीं जुड़े थे और यही ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। आगे चलते हैं। 140 लास्ट क्वेश्चन से पहले वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कुछ अच्छे से कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं और आप देख सकें। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसको कालानुक्रम है ना, काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही होगा। चौथा सांप्रदायिक निर्णय, ये पहले हुआ, फिर दूसरे पर पुनः पैक्ट हुआ, तीसरे पे हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और चौथा हमारा अगस्त प्रस्ताव आया था। ओके, सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्या बोले, जय हिंद। मज़ा आया हो तो लाइक ज़रूर करना और थैंक यू ऑल। जय हिंद।